हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम फोर्थ पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इट इज गिवन बाय द लॉ ऑफ। ये कौन से नियम द्वारा दी जाता है? याद करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण याद है। क्या कहता था? कुल आवेश किसके बराबर होगा? प्लस माइनस एन ई। एन क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती है, एक इंटीजर नंबर होता है। मतलब एन की वैल्यू 0 1 2 जो भी पूर्ण संख्या है ना, वही हो सकती है। इसी तरीके से चलती है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते थे? प्रकाश का क्वांटी। क्या होता है? हिंदी में भी क्वांटी बोलते हैं ना भाई इसको। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेश का क्वांट होता है। इसके साथ साथ एक बात और याद रख लेना कि फोटोन क्या होता है? प्रकाश का क्वांट होता है। लाइट का क्वांट कौन होता है? फोटोन। चार्ज का, आवेश का क्वांट कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। क्वांट का मतलब क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि का न्यूनतम संभव मान, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांट। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलते हैं? क्वांट बोलते हैं। मतलब किसी भी वस्तु के ऊपर न्यूनतम आवेश या तो प्लस ई आ सकता है या फिर माइनस ई आ सकता है। यहाँ तो कॉमन सी चीज पूछी है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। भी याद रखना, ई की वैल्यू तो फिक्स रहती है ना हमेशा। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब नेगेटिव चार्ज निकलेगा, तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव धन आवेश। इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। सारी बातें पढ़ रखी है यार हमने, ठीक है ना। तो यहाँ क्या पूछा है? कौन से नियम द्वारा दी जाती है? तो इसके अंदर तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? कहां भी क्वांटाइजेशन, ये रहा आवेश का क्वांटमीकरण। दूसरी बात, ई की वैल्यू हमें हमेशा पता है। एन पता चल जाए, क्यू निकाल दोगे, क्यू पता चल जाए, एन निकाल लोगे। दोनों चीजें पता लगा लोगे ना। देखो, दो ही अननोन है हमारे पास, क्यू और एन। अगर एन दिया हुआ है, क्यू निकाल सकते हो। क्यू दिया हुआ है, एन निकाल सकते हो। बस इस फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है। तीन वेरिएबल है, तीन चर है, कोई दो पता चल गया, तीसरा भी निकाल लोगे ना। ई की वैल्यू हमेशा पता ही होती है। फिर फोर्स F बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस इज 25 न्यूटन। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्टली बल का क्या सूत्र होता है? F किसके इक्वल? K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 25 न्यूटन दे रखी है। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? इट कैन बी रिड्यूस टू 5 न्यूटन इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज मेड। इसको चेंज करना है, किसको बदलना है? r को बदल के बल की वैल्यू को घटाना है। एक चीज ध्यान देना, F और R क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? F और R दोनों क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल घटेगा। घटाना ही तो था हमें। तो इन दोनों ऑप्शंस में तो दूरी घट रही है, ये दोनों तो वैसे नहीं हो सकते। एग्जाम के अंदर देखो, सबसे फर्स्ट जो तरीका काम करता है वो कैंसिलेशन। न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है आपको पूरे आए एग्जैक्ट आंसर आए, लेकिन ऑप्शन कैंसिल आउट करना हमारे पास सबसे बेहतर तरीका था। फिर नेक्स्ट देखना, इसको कितने गुना घटाना है? 5 गुना घटाना ना। कितने टाइम्स घटाना है इसको? 5 टाइम्स घटाना। 25 से 5 करना है। 25 से कितना करना है? 5। तो 25 से 5 न्यूटन करना मतलब किससे डिवाइड देना पड़ेगा हमें? 5 से। अगर मैं दूरी को दोगुना कर देता हूं तो ये 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4। 25 का 1/4 5 न्यूटन तो नहीं होता है? नहीं होता है ना भाई। 25/4 5 न्यूटन थोड़ी आता है, नहीं आता है। ये देखो, ये ऑप्शन पुट करके देखो, √5r। जब r की जगह √5r लिखेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ना। एफ डैश जो अब नया बल आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? आवेश तो बदला नहीं। के Q1 Q2 ऐसा कैसा रहा? बस दूरी की जगह कितना कर दिया हमने? √5r का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? के Q1 Q2 बाई √5 का स्क्वायर कितना? 5 इंटू क्या आ गया? r स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखिए पहचाने लगती है आपकी। ये रही ना 25 न्यूटन। तो ये कितना आ गया? 25/5 बराबर 5 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? √5r। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन तो कॉमन सेंस है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये अच्छा नहीं भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसके ऊपर बेस्ड है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों के संयोजन के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। इससे हार्ड क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं है आपके। ये ठीक ठाक हार्ड क्वेश्चन है भी, इससे हार्ड क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इसके अंदर देखना, सबसे पहले क्या आप पहचान पा रहे हो कौन श्रेणी में कौन समांतर में? नहीं पहचान पा रहे। तो जब भी ऐसी स्थिति है ना, बिंदुओं को नाम देना स्टार्ट करो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ए। ये पॉइंट बी है, ये बिंदु बी है ना, तो ये बिंदु भी क्या होगा? बी, क्योंकि ये सीधे अवतार से जुड़े हुए हैं। अब कुछ पॉइंट्स और बच गए, जैसे इस पॉइंट को मैं एक्स बोल दूं, किसी को कोई समस्या है क्या भाई? इसको हम क्या बोल दें? वाई बोल दें। अब हमारे पास टोटल 4 ही पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 4। जब भी डायग्राम में समझ में ना आए ना कौन श्रेणी में कौन समांतर में, क्या करो? 4 नाम दे दो, 3 नाम दे दो, जितने पॉइंट्स बन रहे हैं उतने नाम दे दो। सबसे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ए। ए से कौन कौन से संधारित्र जुड़े हुए हैं? एक तो ए और अक्ष के बीच में जुड़ा, दूसरा भी किसके बीच में जुड़ा हुआ है?
ए और अक्ष के बीच में, तीसरा किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और वाई के बीच में। तो इन सबको जोड़ते हैं अभी। सबसे पहले यहां मैं क्या मान लेता हूं, यहां कोई पॉइंट होगा अक्ष, यहां कोई पॉइंट होगा वाई, यहां कोई पॉइंट होगा कौन, बी। कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से जिनके बीच में जुड़े हुए हैं ना सबको जोड़ दो, और जिनको जोड़ते जाओ ना, एग्जाम के लिए एक बात बता देता हूं मैं, टिक जरूर करते जाना उनको कि हाँ इस संधारित्र को मैंने जोड़ दिया है। सबसे पहले देखो ये किसके बीच में जुड़ा हुआ है, ए और अक्ष के बीच में। सबसे पहले हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया किसके बीच में, ए और अक्ष के बीच में। ये भी ए और अक्ष के बीच में ही है क्या, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर भी जुड़ गया किसके बीच में, ए और अक्ष के बीच में। इसका काम, ये जुड़ गया अभी, ये भी जुड़ गया। नेक्स्ट देखना, फिर ए से और कौन जुड़ा हुआ, एक और जुड़ा हुआ, वो किसके बीच में जुड़ा हुआ, ए और वाई के बीच में। वाई यहां पर है क्या, सीधा एक संधारित्र जोड़ दो किसके बीच में, ए और वाई के बीच में। फिर नेक्स्ट कौन है अभी हमारे पास, नेक्स्ट ये पॉइंट कौन सा, अक्ष। ये पॉइंट कौन सा, बी। अक्ष और बी के बीच में संधारित्र जुड़ा हुआ है क्या एक, अरे सीधा किसके बीच में जुड़ा हुआ है, अक्ष और बी के बीच में। ये अक्ष और बी के बीच में जोड़ दिया अभी हमने। फिर नेक्स्ट वाई और बी के बीच में जुड़े हुए हैं क्या, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वाई और बी के बीच में एक कैपेसिटर तो यहां जुड़ा हुआ है, एक और कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है क्या, किसके बीच में, वाई और बी के बीच में। कुछ ऐसा ही तरीका नहीं, इस तरीके से जुड़ गए क्या अभी ये, अरे कुछ इसी फॉर्मेट में कनेक्ट होंगे ना। अब सबको देख लो भी, कितने संधारित्र थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। कितने जोड़ दिए हमने, 6 के 6 जोड़ दिए क्या अभी। तो इस तरीके से कनेक्ट होंगे। पॉइंट्स आपने बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से भी बना लिए, बस जोड़ना सही तरीके से। कौन किसके बीच में जुड़ा हुआ है सीधा सीधा जोड़ दो। क्या अक्स और वाई के बीच में कुछ जुड़ा हुआ है, या कुछ भी नहीं जुड़ा होता तो हमने कुछ भी जोड़ा। अब देखो, अब आसान आसान चीजें हैं। दोनों किसके अंदर, ये दोनों भी किसके अंदर, श्रेणी में। दोनों किस कॉम्बिनेशन के अंदर है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सोल्व करने का तरीका क्या, ईच ऑफ वैल्यू सी, सबकी वैल्यू क्या है, समान है, सबकी धारिता कितनी है, सी। तो जब भी श्रेणी, ये दोनों किसके अंदर है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर में सी जुड़ जाते हैं क्या। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कितना आ गया, 2c, ये भी कितना आ गया, 2c। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, c, इसका भी कितना है, c। ये 2c और ये c किसके अंदर है, अरे ये 2c और ये c किसके अंदर है, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या फॉर्मूला, 1/cs इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, यही वैल्यू आ जाएगी क्या। एलसीएम कितना आ गया, 2c, ऊपर कितना आया, 1 प्लस 2, कितना आ गया, श्रेणी में जो संयोजन था उसका आंसर कितना आ गया, 3/2c। ये किसकी वैल्यू आई है, 1/cs की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cs। cs किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3c। ये किसका संयोजन निकाला, बात समझे या नहीं समझे, इस c और इस 2c का। मतलब अब जो डायग्राम हमारे पास बना है, इसका जो फाइनल डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा ही बन जाएगा क्या। एक संधारित्र तो यहां बचा, इन दोनों का रिजल्ट भी सेम ही आएगा, एक संधारित्र यहां बच गया। ये पॉइंट कौन है, ए है, ये पॉइंट कौन है, बी है। अब इन दोनों कैपेसिटर को सोल्व कर दो, इन दोनों संधारित्रों को सोल्व कर देना। इसकी वैल्यू कितनी, 2c/3, इसकी भी कितनी, 2c/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ए और बी के बीच में। पैरेलल में समांतर में सीधा जोड़ दो, 2c/3 प्लस 2c/3। तीन को क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। ऊपर कितना बच गया, 2 और 2 कितने हो गए, 4। यही हमारे पास क्या है, आंसर। देख लो भी, 4c/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। देखो कॉम्बिनेशन जो है, संयोजन जो है, इसमें इससे मुश्किल सवाल आना नहीं चाहिए भी एग्जाम के अंदर। कि आसान आसान सवाल तो सब लोग कर लोगे ना भी, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आसान का सवाल करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, ये भी ठीक ठाक सवाल है। A number of interleaved plates, area of plate is A, separation between them is D। क्या कह रहा है, बहुत सी प्लेटें हैं, n प्लेट्स हमारे पास। ये क्या हमारे पास, संधारित्र। कितनी प्लेटें हैं, n प्लेटें हैं। सबके बीच की दूरी कितनी है, d है। सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि संयोजन की धारिता कितनी होगी। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। n होते तो कितना हो जाता, A n एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। लेकिन यहां पर ये नहीं कह रहा n संधारित्र है, ये क्या कह रहा है, प्लेटें हैं। तो ये प्लेट है, अकेली प्लेट संधारित्र थोड़ी बना रही है, नहीं बना रही ना। तो जितनी भी प्लेट्स है ना,
अब इसको तो छोड़ दो, इसके बाद काउंट करते जाओ, एक प्लेट एक संधारित्र बन गया, दो प्लेट दो बन गए, तीन प्लेट तीन बन गए, चार प्लेट चार बन गए, 5 6 7, तो n प्लेटें हैं। तो हमारे पास n प्लेटें जब हैं तो संधारित्र n बनेंगे क्या? आप नहीं बनेंगे, क्योंकि एक प्लेट तो शुरुआत में छोड़ दी ना हमने। तो यहां जब हम पहुंचेंगे हमारे पास प्लेटें कितनी होंगी? n-1 ही होगी ना। अरे बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अकेली प्लेट संधारित्र थोड़ी बना रही, नहीं बना रही ना। पहली प्लेट को छोड़ दो, पहली प्लेट छोड़ दी, कुल प्लेटें कितनी थी? n। एक प्लेट को हमने छोड़ दिया, अब कितनी बची? n-1। धारिता में क्या कर दो, इसको n-1 से गुणा कर दो, तो जो n संधारित्र है उनकी धारिता कितनी आ जाएगी? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? n-1 से। अब देख लो भी ऑप्शन को, ये आंसर सही होता है कब? जब एक ही संधारित्र होता है या दो ही प्लेटें होती। दो प्लेटें होती तो दो में से एक घटाते तो यही बचता ना। अरे वैसे बहुत आसान तरीका है ना। कैपेसिटर संधारित्र नॉर्मल कैपेसिटर यही होता है। इसके लिए धारिता कितनी होती है? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसके अंदर प्लेटें कितनी है? नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है? दो। ये दो इस फॉर्मूला में रख के देखो, देखेंगे ये आंसर आ रहा है क्या? दो माइनस एक कितना बचेगा? एक। यही फॉर्मूला है ना। अगर आप कहो सर ये फॉर्मूला सही होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो इसकी जगह दो रख के देखो, देखिए आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे इस फॉर्मूला में दो रख के देखो कितना आएगा? 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये थोड़ी आना चाहिए, आंसर नहीं आना चाहिए। तो जितनी प्लेटें होती है ना उनसे एक कम कर दिया करो। जितनी भी प्लेट दी हुई हो ना, एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू, उससे एक कम कर दो, वही उसी से क्या निकलेगी? हमारी धारिता है, कैपेसिटेंस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज ऑल फॉर्म आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस आर। ठीक है भाई, ये गैल्वेनोमीटर, चार भुजाएं यही होती हैं इसकी, सबका रेजिस्टेंस कितना होता है? ये गैल्वेनोमीटर है। ये कह रहा है इसका प्रतिरोध भी कितना है? आर। इसका भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी क्या है? आर। बैलेंस्ड कंडीशन याद है इसकी? संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था क्या होती थी? P अपॉन क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? R अपॉन S। इन दोनों प्रतिरोधों और इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर है। जब भी ऐसा होता था, बीच वाले वायर में कोई करंट फ्लो ही नहीं करता था। जिस तार में कोई धारा ही प्रवाहित नहीं हो रही, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इसको सोल्व कर लो, इस वायर को हटाकर। अरे इस बीच वाले जो भी वस्तु है गैल्वेनोमीटर है, इस तार को हटा दो भी एकदम से, फिर सोल्व कर लो। ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे? सीरीज में। ये दोनों किसके अंदर है? सीरीज में। रेजिस्टेंस सीरीज में उल्टे जुड़ते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन जानते हो ना, रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन सीधा जुड़ता है, R1 प्लस R2। इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो अलग होता है। इनका जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो कितना होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूले लगाकर जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास हमेशा रिजल्ट किसके बराबर आता है? R के बराबर आएगा। करवाया हुआ भी तुम्हें कई बार सोल्व, ठीक है ना। तो बहुत टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। एमीटर हमेशा किसके अंदर जुड़ता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। एमीटर हमेशा किस में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में। दो चीजें हमारे पास, एक तो एमीटर होता है और एक कौन होता है? वोल्टमीटर। एमीटर किस में जुड़ता है? सीरीज में। वोल्टमीटर किस में जुड़ता है? पैरेलल में। कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ता है? समांतर क्रम संयोजन में। एक बात और पूछ ली जाती है, आदर्श स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होता है? 0। आइडियल कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। सारी चीजें बता रखी है आपको। ये जो चार बातें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तो एक ही चीज पूछी है, इन चारों बातों को याद रख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल अंडरगोइंग ए सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड याद होगा आपको, यही होता था क्या? 2πm/cube। चेक कर लेना एक बार भी इस वैल्यू को। लेकिन इतना हमें पता है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल, कण की गति के ऊपर ये निर्भर ही नहीं करती थी। आवर्तकाल या आवर्ती क्या आती थी? समान आती थी ना। निकाल के देखेंगे एक बार, देख लेना भी। आप शायद फर्स्ट पेपर में भी करवाया था ये। बाकी ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड होती थी, वेलोसिटी कैसी होती थी उसकी? परपेंडिकुलर होती थी ना। तो वो कैसे पाथ में घूमता था? एक वर्ताकार पथ में गति करता था। उसके लिए हम क्या निकालते थे? टाइम पीरियड। वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता था? चार्ज पर, मास पर और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पर निर्भर करेगा, मास पर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर करेगा, किस पर नहीं करेगा? स्पीड ऑफ पार्टिकल, कण की गति पर निर्भर नहीं करता है। ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। ओहो, याद करो, ये चुंबकीय क्षेत्र, इसके साथ कितने डिग्री कोण पर आ रहा आवेश? 30 डिग्री के कोण पर। जब भी 30 डिग्री के कोण पर आता था, या किसी भी थीटा कोण पर आता था, एक्स वाई जेड कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, 0 पर आएगा तो सीधा गुजर जाएगा, 90 पर आएगा तो गोल घूमने लग जाएगा, और
किसी थीटा कोण पर आएगा तो क्या करेगा ये, और थीटा एंगल के ऊपर आने पर ये क्या करेगा, हेलिकल पाथ। ये कैसा पाथ होता था, कुंडलीकार या हेलिकल या सर्पिलाकार, स्पाइरल भी बोल देते हैं इसको कई बार। तो इसका जो पथ है, इसका जो पाथ है वो कैसा आता है, हेलिकल आता है या कुंडलाकार आता है। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बायो-सावर्ट लॉ इंडिकेट दैट मूविंग पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट। बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है अभी, कि जो गतिमान आवेश हैं, अच्छा एक बात याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो बायो-सावर्ट लॉ की इक्वेशन लिखो, डीबी किसके इक्वल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही होता है क्या, अरे यही तो होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, यहां से तो हमें कुछ आइडिया नहीं लगा, यहाँ एक तार बनाता हूं मैं, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे क्या, इधर मैंने मान लिया कि कौन फ्लो कर रहा है, करंट, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा इधर प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे ना, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे होंगे। यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है क्या, बिल्कुल बनता है, किससे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। मैग्नेटिक फील्ड इधर बनी गया, चुंबकीय क्षेत्र किधर बना भाई, इस तल में ऐसे ही बनाना, ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की, दोनों के बीच में कोण कितना है, अरे ये 2D बोर्ड है, 3D डायग्राम है, ऐसे समझो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर है, अंदर की तरफ, यहाँ किधर है, बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है क्या, ये जो भी तल है, ये जो भी प्लेन है, ये इस वेलोसिटी के साथ, वेग नीचे की तरफ है ना, वेग के साथ हमेशा कितने डिग्री के कोण पर होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई, नाइन्थ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, चुंबकीय ध्रुव शक्ति स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट आपको सीधी सीधी बता रखी है, क्या होती है, एम्पियर इनटू मीटर। चार्ज से कंपैरिजन किया जाता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इनटू सेकंड, और मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण का, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट तो कैपिटल एम होता है ना, उसकी यूनिट याद रखना, उसकी क्या होती है, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। ये कौन है, चुंबकीय आघूर्ण है ये, यहाँ ये नहीं पूछा, यहाँ पर केवल क्या पूछा, ध्रुव शक्ति, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर इनटू मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल इज गिवन बाय इक्वेशन, समीकरण दे रखा हमें, फाई किसके बराबर दिया हुआ है, 5t² प्लस 2t प्लस 3। क्या पूछा हमसे, ईएमएफ पूछा है, कितने सेकंड पर, तीसरे सेकंड के ऊपर, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेकंड। अब यहां सीधा 3 सेकंड मत लिख लेना वरना आपके पास फ्लक्स आएगा। ईएमएफ पूछा है, फेराडे का नियम क्या कहता है, डेल फाई बी बाई डेल टी, फ्लक्स को समय के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन, कितना आ जाएगा, माइनस ऐसा का सर आप 5, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t। देखो अवकलन करने का सीधा सा तरीका, जो भी घात है ना उसको गुणा में ले आओ और एक घात कम कर दो, जो भी पावर है उसको कहां लेकर आओ, मल्टीप्लाई में, और एक पावर क्या कर दो, कम। टी स्क्वायर की पावर कितनी थी, 2, 2 को गुणा में लेकर आए, एक कम की, 2 में से एक घटाएंगे, एक ही बचेगा ना, ठीक है। इस माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई करना, -2, टी की पावर ही कितनी थी, एक थी, केवल टी है, इसका मतलब कितने का आता है, एक, एक को गुणा में लाएंगे तो एक ही आएगा, एक घटा देंगे फिर कुछ बचाएगा नहीं भी टी के पास। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। आंसर कितना आ गया, -10t -2, यही आया क्या, टी की जगह कितना पुट करना हमें, 3 सेकंड, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, -10 गुणा 3 -2, तो कितना आ जाएगा, -30, और -2 -32। यूनिट दे रखी है क्या इसकी, अरे मात्रक नहीं दिया हुआ ना, तो हम क्या लिख देते हैं, 32 यूनिट आ जाएगी, जो भी इसकी इकाई होगी। अब सर यहाँ तो नेगेटिव में आंसर है, ऑप्शन नेगेटिव में ही नहीं, ऑप्शन हमेशा किसकी फॉर्म में होंगे, पॉजिटिव की फॉर्म में। ये ऋणात्मक चिन्ह केवल किस चीज को व्यक्त करता है, हाँ अगर नेगेटिव होते तो आप इसको प्रीफर करते, बाकी ऋणात्मक चिन्ह केवल इस बात को व्यक्त कर रहा है कि ये परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। आसान सी बात थी, क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, देखते हो ना घरों के आसपास, ट्रांसफॉर्मर 2 होते हैं, एक कौन से होते हैं, स्टेप डाउन, और एक क्या होते हैं, स्टेप अप। नाम से पता चलता है ना, स्टेप डाउन का मतलब कम करेगा, स्टेप अप का मतलब क्या करेगा, बढ़ाएगा, लेकिन किसको, वोल्टेज को, किसको बढ़ाता है, घटाता है, वोल्टेज को। जो स्टेप अप है वो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन है वो वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है, लेकिन दोनों के अंदर पावर क्या रहती है, सेम, अरे शक्ति दोनों की क्या रहती है, समान। तो ये वोल्टेज को तो क्या करता है, बढ़ाता है, जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, पावर किसके इक्वल होती है, P इज इक्वल टू VI, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला पढ़ते थे क्या,
जिसने वोल्टेज को बढ़ाया उसने करंट को घटाया भी होगा ना, यही पूछ रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम तो यही सोचते हैं घटाता है, लेकिन इसने पहले क्या कह दिया, इंक्रीजेस। किसको इंक्रीज करता है, वोल्टेज को तो घटाता है, वोल्टेज नहीं हो सकता, पावर सेम रहती है, पावर भी नहीं हो सकती, किसको घटाएगा अभी, किसको बढ़ाएगा, सॉरी करंट को। धारा में क्या करता है, वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स द मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्जर्व्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्वेश्चन पूछा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज पावर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता था, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। किस पर डिपेंड करता है, पावर फैक्टर के ऊपर। इस पूरी बात को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। इसको क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर। फैक्टर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पावर के साथ गुणा में हो रहा है ना, पावर के मान को क्या करता है, शक्ति के मान को प्रभावित कर रहा है। ये पूछ रहा है मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होगा, जिसमें कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कोस फाई अधिकतम कब होता है, जब फाई कितना होता है, जीरो। फाई जीरो किसके लिए होता है, रेजिस्टिव सर्किट के लिए। इंडक्टर और कैपेसिटर, संधारित्र और प्रेरक के लिए फाई का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कालांतर कितना होता है, 90। बस दोनों में अंतर क्या है, इंडक्टर प्रेरक के अंदर कौन आगे रहती है, वोल्टेज आगे रहती है, कैपेसिटर में कौन आगे रहता है, करंट। इसमें वोल्टता आगे रहती है, इसमें धारा आगे रहती है। बस दोनों के बीच में अंतर कितना होता है, 90। यहाँ दोनों में अंतर कितना होता है, 0। तो कोस 0 कितना होता है, 1। तो मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन अपवेव सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है, कहाँ गया अभी, प्रतिरोधक, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, इन एलसीआर सर्किट फेज एंगल निकालने का तरीका था ना, टेन फाई को क्या लिखा जा सकता है, एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। सर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन इस तरीके का आएगा कुछ। ऊपर आपको किसका अंतर दिया हुआ होगा, प्रतिघात का अंतर, बट्टा में क्या आएगा, प्रतिरोध। तो इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं, ये कब की बात है, जब एक्स सी ज्यादा हो। अगर एक्सएल ज्यादा हुआ तो टेन फाई किसके इक्वल आ जाएगा, टेन फाई आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। इन दोनों में से जो ऑप्शन में दिखे ना वो टिक कर देना भाई। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इन सीरीज एलसीआर सर्किट। कितने बार बता चुका हूं, पेपर सॉल्यूशंस में बता दिया ना 3-4 बार। अनुनादी आवर्ती पर श्रृंखला नहीं लिखा जाना चाहिए, तरीके से अगर देखोगे तो इसकी जगह क्या लिखा जाना चाहिए, श्रेणी एलसीआर परिपथ में करंट का आयाम क्या होगा, अधिकतम होगा। करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धारा अधिकतम होती है और प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम। करंट एम्पलीट्यूड आई नोट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। और जेड क्या होता है, मिनिमम। प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम किसके बराबर होती है, प्रतिरोध के बराबर होती है। ये सब जानते होंगे भी आप, इतनी चीजें तो रिवाइज हो चुकी है ना यहाँ पर। फॉर आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, अभी बताया था। कोई भी ट्रांसफॉर्म हो, चाहे स्टेप डाउन हो चाहे स्टेप अप हो, पावर या शक्ति हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी सारे कॉइल्स के अंदर। ये एक चीज देखना, यहाँ पावर जानबूझ के रखवाया गया अभी। ये आपको आदत डालनी है इस बात की कि पावर बहुत ज्यादा चांसेस है कि पावर को शक्ति की फॉर्म में ट्रांसलेट नहीं करेगा, पावर पावर की फॉर्म में ही लिखेगा। तो आप याद रखना पावर ही शक्ति होती है ना, कितनी आसान सी चीज है। रेजोनेंस अकर सेट, जब दोनों के प्रतिघात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब प्रतिघात क्या होती है, इक्वल होती है। प्रतिघात कौन सी होती है, एक्स सी और एक्स एल। तो इसमें क्या पूछ रहा है, रेजोनेंस अनुनाद कब होता है, जब दोनों के प्रतिघात क्या हो, बराबर हो। हाँ तो भाई रेजोनेंस की कंडीशन, अनुनाद की स्थिति 2-3 बार तो आज की क्लास के अंदर ही हम देख चुके हैं। रेजोनेंस के अंदर देखो, प्रतिघात जो रिएक्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कैपेसिटर की, संधारित्र की प्रतिघात और ये किसकी है, इंडक्टर की, प्रेरक की। दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक चीज और पढ़ते थे हम यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो, सीरीज एलसीआर के अंदर क्या क्या जुड़ता था, एलसीआर सर्किट है ना, तो एक तो सबसे पहले क्या जुड़ता था, इंडक्टर प्रेरक। उसके बाद कैपेसिटर जुड़ता था, उसके बाद कौन जुड़ता था, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध, तीनों चीजें जुड़ी हुई होती थी यहाँ पर। यही एलसीआर सर्किट होता था ना, तीनों सीरीज में थे तो करंट तो वैसे ही इक्वल होता था। अब अगर इनकी रिएक्टेंस भी इक्वल हो गई है ना, तो यहाँ पर हम बोलते थे वी नोट सी भी किसके इक्वल आएगा, वी नोट एल के। दोनों इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो, ये बात पूछ ली जाए या ऐसा कोई ऑप्शन आता वो भी करेक्ट करना था आपको। जरूरी नहीं है ना हर ऑप्शन रिएक्टेंस या प्रतिघात के रूप में ही दे, आपको वोल्टता के रूप में अगर ऑप्शन आ जाती है, ये क्या वोल्टेज एम्पलीट्यूड, वोल्टता आयाम है, तो वोल्टता आयाम के रूप में भी अगर ऑप्शन आते तो आपको उसी तरीके से करेक्ट करना था। ठीक है, समझ गए होंगे भी, आसान सी बात ना ये भी। नेक्स्ट समझना, इन गिवन फिगर एक डायग्राम दिया हुआ है हमें, आसान है ये।
सारे क्वेश्चन आसान है ना रे। ये ए पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। इसमें इधर करंट फ्लो कर रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और जो प्रेरण होता है क्या होता है, जो इंडक्शन होता है वो किसके विपरीत होता है, करंट के विपरीत होता है। तो करंट इधर जा रहा है, प्रेरण इधर होना चाहिए। नहीं भाई, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है, करंट फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है अभी, ये घट रहा है। लिखा हो ना करंट कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब ए से बी की तरफ ही ए से बी की तरफ कम हो रहा है। कम हो रहा है इसका मतलब कम होने का विरोध करेगा। कम होने का विरोध कैसे करता है, कम होने का विरोध बढ़ाकर किया जाता है। तो बढ़ाएगा किस तरफ, इधर करंट फ्लो करके। ये कौन सी डायरेक्शन है, अभी घड़ी इस तरीके से घूमती है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज को और क्या बोलते हैं, वामावर्त। तो वामावर्त दिशा में क्या प्रवाहित होगी, इस कुंडली के अंदर जो भी ऊपर रखी हुई है, जो लूप रखी हुई है, उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर जाएगा, धारा प्रवाहित हो जाएगी। फिर पूछा विद्युत फ्लक्स की डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की विमा पूछी गई है नाम से। तो इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम, तो डायमेंशन निकालने का तरीका देखो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद करो सबसे पहले। फाई किसके इक्वल होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसी को ई ए कोस थीटा लिखते हैं। कोस थीटा की तो कोई मात्रक होता नहीं है, कोई यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या, न्यूटन अपॉन कूलम्ब। एरिया का क्या, मीटर स्क्वायर। सबकी विमा जानते हो क्या आप, न्यूटन की क्या होती है, m1 l1 t-2। देखो विमा को रटने की कोशिश मत करना कभी भी, डायमेंशन कभी भी रटी नहीं जा सकती। इसके लिए कितनी होती है, a1 t1। मीटर स्क्वायर मतलब l2। यही होती है, इन सबको आपस में कंबाइन करना है अब आपको। देखो m1 l1 t-2 इंटू l2, ये मल्टीप्लाई में तो है दोनों बातें। तो इन सबको जब आपस में मिलाएंगे, चार चीजें हैं हमारे पास, इन चार के अलावा पांचवी चीज तो आनी नहीं है। तो सबसे पहले ये चार चीजें लिख लिया करो, m l t और a। m कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो m1 आ गया। फिर l कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है, दो बार यहाँ गुणा में, तो l कितना हो गया 3। फिर t यहाँ कितना है -2, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -1 और हो जाएगा, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी t-3। ये a भी ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा a-1। ऐसा ऑप्शन देख लो, m1 l3 t-3 a-1। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोबारा चेक कर लेना भी, विमा के अंदर गलतियां होने की संभावना हमेशा रहती है। तो जब भी आप डायमेंशन निकालो ना, जब भी विमा निकालनी हो, उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो। तो यहाँ हमारे पास कितनी आती है, m1 l3 t-3 a-1। ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरी चीज याद रखना रे, विमा कभी भी याद नहीं रहेगी। ये बात मैं बार बार जोर देके क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चंस को रटने लग जाते हो। अब ये वैल्यू कभी याद नहीं रह पाएंगे आपको, m1 l3 t-3 a-1। नीचे जस्ट नीचे वाला ऑप्शन देखो, कितना अंतर है इन दोनों ऑप्शन में, m1 l-3 t3 a1। बस जहां माइनस था वहां क्या कर दिया इसने, प्लस कर दिया। विमा किसी को याद नहीं रह सकती भाई। अरे इतनी नहीं रटी जा सकती ना डायमेंशन, कितनी डायमेंशन है हमारे पास, कैसे याद रख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या कह रहा है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। एक क्यूब है हमारे पास, इसी तरीके से होगा क्यूब। अरे घन क्या करती है ना, तो कुछ ऐसा ही होगा। इसके केंद्र के ऊपर हमने किसको रखा है, आवेश को रखा है। किसको रखा है, चार्ज को। कितने फेसेस हैं, कितनी फलक हैं इसकी, 6 फलक हैं, 6 फेसेस हैं। तो एक से फ्लक्स कितना पास होगा, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फाई टोटल। कुल फ्लक्स कितना पास होगा, सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सीधा सा नियम किसका, गाउस का नियम। क्या कहता है, कुल आवेश, कुल परिबद्ध आवेश हम कितना मान रहे हैं, क्यू। कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये तो पूरे में से निकल रहा है, यूनिफॉर्मली निकल रहा है क्या, समान रूप से निकल रहा है, क्योंकि कहां पर रखा हुआ था, केंद्र पर रखा हुआ था। ये पूछ रहा है एक फलक से कितना निकलेगा, एक फेस से कितना निकलेगा। कितने फेसेस होते हैं, कितनी फलक होती हैं, 6। कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। एक से इतना निकल रहा है, तो 6 से कितना निकलेगा, इसका 1/6 कर देना, कितना आ जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट देखना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी चार्ज बॉडी। शुरुआत में हमने किसकी बात की थी, क्वांट की बात की थी ना। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, आवेश का न्यूनतम मान पूछ रहा है। न्यूनतम मान पूछने का मतलब समझो कि हमने शुरुआत में क्वांट पढ़ लिया। आवेश का क्वांट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। क्वांट ही मिनिमम वैल्यू है क्या, क्वांट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन ही आवेश का क्वांट होता है, पहली बात मैंने यही कही थी। इलेक्ट्रॉन ही किसका क्वांट है, चार्ज का क्वांट है। हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1.6 × 10⁻⁻13 कूलम्ब। फिर नेक्स्ट देखना, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई। देखो डाइपोल मोमेंट P से व्यक्त किया जाता है, किसके इक्वल होता है, Q इंटू डी। किसी, सबसे पहले तो द्विध्रुव इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। डाइपोल के अंदर देखो नाम से ही पता चलना, डाई का मतलब दो,
द्विध्रुव है। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। पोल का मतलब किनारे, दो किनारे हैं। किसकी सहायता से बनाने? इलेक्ट्रिक डाइपोल, आवेश की सहायता से। एक कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, दूसरा कैसा? पॉजिटिव। एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, दोनों के मध्य कुछ ना कुछ दूरी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लेना एग्जाम में आदर्श द्विध्रुव किसे कहते हैं, आइडियल डाइपोल कौन होता है, तो क्या याद रखोगे? जिसके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो ना, बीच की दूरी न्यूनतम हो, वो क्या होता है? एक आदर्श द्विध्रुव होता है। यहाँ तो कुछ नहीं पूछा, यहाँ तो इसकी यूनिट पूछी है। इसकी क्या होती है? कूलाम। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो ये मात्रक आ जाएगा इसका, कूलाम इंटू मीटर। न्यूटन होगा क्या? नहीं होगा। कूलाम नहीं होगा। फेरड ये कैपेसिटेंस धारिता का होता है। बचा कौन? डिबाई। तो याद रख लेना, कूलाम इंटू मीटर को ही क्या बोला जाता है? डिबाई बोला जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखना, two equipotential surfaces having potential minus 20 volt and 80 volt respectively, the difference in potential between them is। विभवांतर पूछा जा रहा है। दो सतह है हमारे पास, दो समविभव सतह है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, दोनों के ऊपर पोटेंशियल कितना, विभव कितना है? एक पर -20 वोल्ट और दूसरे के ऊपर कितना है? -80 वोल्ट। अब यहाँ गलती करते हो आप, यहाँ 60 करके आ जाते हो। 60 तो ऑप्शन में था ही नहीं, वो गलती होने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी देखना, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना हो ना, विभवांतर जब भी निकालना हो, वी ए भी निकालना हो, क्या तरीका होता है? वी ए माइनस वी बी। वी ए किसी को मान लो, जो ज्यादा उसको मानो ना। ज्यादा कौन है? 80 वोल्ट। 80 में से किसको घटाना है? -20 को। याद रखो, घटाना है ये तो पहले से, लेकिन वीबी की भी वैल्यू कितनी है पहले से? -20। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 100 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है या जो विभव का अंतर है, बात एक ही है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल अक्रॉस ए कैपेसिटर, संधारित्र कैपेसिटेंस कितना? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इस फॉर्मूले से पहले एक और बात आती थी, जो जहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता था, कि Q और V क्या होते हैं? समानुपाती। देखो जैसे जैसे ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल को रिड्यूस करना है, इसको घटाएंगे, Q भी घट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। समझो तुम बात को, मैं ऐसा लिख देता हूँ 8/4। ये मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी। इसका आंसर कितना आया? 2 आया क्या? अरे 8/4 कितना होता है? 2। अब मैं ऊपर भी 2 से गुणा कर दूं, नीचे भी 2 से गुणा कर दूं, 8 को भी 2 से गुणा कर दिया, 4 को भी 2 से गुणा कर दिया, ऊपर कितना हो गया? 16, नीचे कितना आ गया? 8। 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो भी तो 2 ही आएगा। इसको ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, समान रूप से बढ़ाना या घटाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट वैसा का वैसा ही रहता है। तो हम क्या कहते हैं? धारिता। कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? चार्ज और पोटेंशियल। विभव और आवेश के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं करेगी। करती किसके ऊपर थी? स्फेरिकल कंडक्टर के लिए याद होगी कि आपको कितनी होती थी? 4πε0 आर। मीडियम रेडियस के ऊपर डिपेंड करती। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए कितना होता था? A ε0/d। यहां भी एरिया पर डिपेंड करती है, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी पर और उनके मध्य के माध्यम पर। तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। बाकी मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बहुत सी बता दी है यहाँ पर। पोटेंशियल घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, धारिता क्या रहती है? नियत रहती है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखना, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ द मैग्नेटिक फील्ड। बस डायरेक्टली बायो-सावर्त लॉ की इक्वेशन पूछ रहा है, क्या होती है? यही होती है ना, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? इसकी स्केलर फॉर्म है, अदिश रूप है। यहां पर कौन सी फॉर्म पूछी आपसे? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम? ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भी? आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसकी वेक्टर फॉर्म निकाली जाती है ना, डीबी वेक्टर, वो कितनी आती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर क्रॉस डीएल। देखो रेखा अल्पांश और दूरी दोनों ही होता कैसे है? ये हमारे पास एक करंट एलिमेंट होता है, एक तार होता है जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही होती है। इसका एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं डीएल, इससे आर दूरी के ऊपर हम क्या निकाल रहे होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, इस रेखा अल्पांश के कारण। तो आर और डीएल के बीच का कोण कौन होता है? थीटा। अपॉन में कितना आ जाएगा? आर से नीचे भी तो मल्टीप्लाई की सॉरी भी। तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर क्लोज डीएल अपॉन आर क्यूब। यहाँ डीएल क्रॉस आर लिखा हो ना, चलो ये भी चल जाएगा। यहाँ क्या लिख लेना इसको, ये क्या हुआ अभी? यहाँ देखो क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, आई डी एल वेक्टर क्लोज
आर वेक्टर, इस फॉर्म के अंदर हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देते हैं अभी एक बार के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही मान रखा है क्या? चलो एक चीज और बतानी थी इसके अंदर, लेकिन छोड़ो अभी के लिए, ये मान लेना आप आंसर, ठीक है ना। इस नन ऑफ दीज को एक बार के लिए नेग्लेक्ट करके चलना। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल एक्सर्ट ए फोर्स, विपरीत दिशा में धारा ले जाने वाले दो तार हैं, इनके अंदर समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। जब भी धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लग जाती है, क्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं ना, एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, प्रतिकर्षित। पढ़ा हमने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो समांतर तारों के मध्य धारा। याद रखना हमेशा पैरेलल करंट्स समांतर धाराएं आकर्षित करेंगे और प्रति समांतर धाराएं एंटी पैरेलल करंट्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विपरीत दिशाओं में ले जाने वाले दो समांतर तार है हमारे पास, तो कैसा बल लगेगा उनके मध्य, एक प्रतिकर्षक बल लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट देखना भी, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम याद है आपको, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सबमिशन आई। पहली बात तो एम्पियर के नियम की खास बात क्या है, केवल बंद लूप के ऊपर लागू होता है। केवल किसके ऊपर मान्य होता है, क्लोज्ड लूप के ऊपर। ये इसकी चाहे कमी मान लो, चाहे इसका बेसिक स्टेटमेंट मान लो, हर जगह पर आप एम्पियर का नियम नहीं लगा सकते, केवल कहां पर लगा सकते हो, बंद लूप के ऊपर। जैसे गाउस लॉ में हुआ करता था ना, गाउस लॉ केवल किसके लिए वैलिड होता है, बंद पृष्ठ क्लोज सरफेस के लिए। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल करंट। यहाँ क्या पूछ रहा है, टोटल वोल्टेज ना, हमें क्या निकालना पड़ता है, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पाथ। एक बंद पथ द्वारा संलग्न कुल धारा का मान हमें क्या करना होता है, याद करना होता है इस कंडीशन में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता की इकाई या मात्रक क्या होता है। तो ध्यान देना इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, अभी हमने बायो सावर्ट लॉ की इक्वेशन पढ़ी, वहां से निकाल लें। डीबी किसके इक्वल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या, एम्पियर, इसकी क्या, मीटर, इस आर स्क्वायर की क्या, मीटर स्क्वायर। पहली चीज तो मीटर से ये स्क्वायर कट गया, इससे चुंबकीय क्षेत्र की कितनी है, टेस्ला। 4 पाई की कोई यूनिट हम जनरली पढ़ते नहीं है, साइन थीटा का भी कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये कितना आ जाएगा, हमें किसके लिए निकालनी थी, म्यू नॉट के लिए ना। तो म्यू नॉट के लिए कितनी आई, टेस्ला उधर ही है, उधर ही रहने दो। इस मीटर को मल्टीप्लाई में भेज दो, एम्पियर कहां चला जाएगा, डिवाइड में, कितनी आ जाएगी, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। है कोई ऑप्शन ऐसा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। देखो यूनिट और डायमेंशन मात्रक और हर बार किससे निकल रहे हैं, फॉर्मूला से, अगर आप गौर कर रहे हो तो यहाँ से जो मात्रक आया इसका वो कितना आ गया, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। नेक्स्ट देखना, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अनुचुंबकीय पदार्थ हमारे पास, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सापेक्ष पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति। एक तो रिलेशन है वो याद रखना, काई किसके इक्वल होता है, म्यू आर प्लस 1, ये संबंध हमेशा याद रखना। तीन तरीके के पदार्थ वैसे फर्स्ट पेपर सॉल्यूशन में मैंने बता दिए थे आपको। सबसे पहला कौन सा, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, फिर पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, फिर फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय। इनके लिए काई एम कैसा होता है, नेगेटिव होता है लेकिन स्मॉल होता है, ऋणात्मक होता है लेकिन कैसी वैल्यू होती है उसकी, बहुत कम वैल्यू होती है। पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय के लिए कैसा होता है, काई, अच्छा ओनली काई, एम लिखना जरूरी नहीं है, ओनली काई भी लिख सकते हो आप। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल ही होता है। इनके लिए काई एम बहुत ज्यादा, सॉरी काई की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। पॉजिटिव तो होगी होगी लेकिन बहुत ज्यादा होगी। अच्छा दोनों एक साथ चलेंगे, बस किसका अंतर होगा, एक का अंतर होगा, किसका अंतर होगा भी, अच्छा उल्टा लिख दिया ना यहाँ पर, म्यू आर किसके इक्वल आता है, 1 प्लस काई के इक्वल आता है ना। तो म्यू आर ज्यादा होगा काई से, हमेशा कितना ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा। तो यहाँ किसके लिए पूछा, जिसके लिए भी पूछे हम कर लेंगे ना। पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ है, पहला ध्यान इसी पर जाना चाहिए था। पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, इसका मतलब काई एम कैसा, पॉजिटिव धनात्मक, इसका मतलब काई की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। जीरो से ज्यादा कौन कौन से ऑप्शन में आ रही है, देखो पहला और तीसरा ऑप्शन तो सीधे सीधे ही कट गए क्या, एक तो दूसरा ऑप्शन बचा, एक चौथा ऑप्शन बचा, दूसरा ऑप्शन भी कट ही गया देखा जाए तो इस फॉर्मूले की हेल्प से। अरे इस फॉर्मूला से सीधा ही कट गया ना ये ऑप्शन भी, क्योंकि अगर काई जीरो से ज्यादा है तो म्यू आर ऐसा नहीं हो सकता कि एक से कम हो, एक से तो ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो में एक जोड़ा तो भी म्यू आर एक तो आ गया ना न्यूनतम। तो
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन। वैसे इस बात में इतना समझाने की जरूरत थी नहीं है, अगर आपने इन पदार्थों के बारे में बेसिक भी पढ़ा है ना, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, तो भी ये बात पढ़ी होगी आपने शुरुआत में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ अपवाह वेग, याद है एक रिलेशन, वीडी किसके इक्वल होता था, ई टो बाई एम, कुछ ऐसा ही आता था क्या। तो ये क्या पूछ रहा है, अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र के साथ किस तरीके से परिवर्तित होता है, तो क्या होता है, ये समानुपाती होता है ना, क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो वीडी किसके समानुपाती आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के क्या आ गया अभी, समानुपाती आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बी, किसके लिए, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, मतलब बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर किसी भी क्लोज सरफेस के लिए हमेशा कितना रहेगा, जीरो रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ये ऑप्शन, कुछ सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना भी। बंद पृष्ठ आ गया, किसके अंदर आ गया, चुंबकीय क्षेत्र में आ गया, तो यहाँ जो फ्लक्स आएगा वो हमेशा कितना आएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोल नहीं बनते थे ना, एकल ध्रुव नहीं बनते थे। When the distance between two charged particles is half, the Coulomb force between them, दो आवेशित कणों के मध्य की दूरी को आधा किया जा रहा है। कूलॉम बल का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले तो, F किसके इक्वल होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही होता है क्या। अब कहा क्या जा रहा है, द कूलॉम फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, क्या किया जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, इस दूरी को आधा किया जा रहा है। पहले डिस्टेंस कितनी थी R, अब इसको क्या कह रहा है, हाफ कर दो, R/2 कर दो, कर देते हैं अभी। F डैश कितना, क्या चार्ज में कोई बदलाव करने के लिए कहा, आवेश में कोई चेंज नहीं किया, कितना आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R की जगह कितना रखेंगे, R/2, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। तो देखना वैल्यू किस तरीके से होगी। पहली चीज तो आपका दिमाग क्या लगना चाहिए कि सर दूरी को कम कर रहे हैं, बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के, दूरी को बढ़ाते हैं तो बल घटता है, डिस्टेंस को बढ़ाने पर फोर्स क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, दूरी को घटा रहा है, क्या किया, आधा किया, दूरी को कितना कर दिया, आधा कर दिया। तो डिस्टेंस को घटाएगा तो फोर्स क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, आधा भी नहीं हो सकता, एक चौथाई भी नहीं हो सकता, ये तो सीधे कट जाने चाहिए थे। न्यूमेरिकल की ये बहुत अच्छी बात है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो कुछ ऑप्शंस कट जरूर जाते हैं, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला भी आता है तो अब यहां से देखना, आर की वैल्यू को हाफ किया तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको मैं एफ लिख सकता हूँ क्या, ये बल ही तो था, तो पहले का कितने गुना हो गया, 4 गुना। तो जो एफ डैश की वैल्यू वो किसके इक्वल आ गई, 4F के इक्वल आ गई, बल कितने गुना बढ़ जाएगा अभी, 4 गुना। ये चलो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वायु किसका उदाहरण है, वायु बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित भी नहीं करती, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित, बहुत ज्यादा रिपेल तो कोई करता ही नहीं है। एयर क्या करती है, नॉर्मल अट्रैक्शन रखती है, मतलब न रिपेल कर रही है और नहीं क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इसको कौन सी कैटेगरी में काउंट किया जाता है, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आती है, कौन, वायु, ठीक है ना। एयर किसके अंदर, सॉरी वाटर किसके अंदर आता है, पानी किसके अंदर आता है, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। ये दो चार उदाहरण थे, सबके उदाहरण लिख रखे थे ना हमने, एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे। तो एयर, वायु किसका उदाहरण है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, पानी, जल, ये चीजें, सॉरी पानी और जल तो एक ही हो गए ना, भी पानी और वायु, एयर और वाटर का एग्जांपल पूछा जा सकता है। वाटर किसका होता है, डायमैग्नेटिक का होता है, प्रतिचुंबकीय का, वायु किसका होती है, अनुचुंबकीय का। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई पेपर सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे, इस टाइम पर कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, और जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इनको एक बार ध्यान से देख जरूर लेना है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।